हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउट्स के सेकंड लॉ की। फर्स्ट लॉ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्या था फर्स्ट लॉ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये लास्ट वीडियो में था और इस पर न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ किस पे लागू होगा? जब सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड हो, मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एसीटोन भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल जो वेपोराइज हो जाता है आसानी से, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म वो भी वेपर्स में आसानी से बदल जाता है। इन दोनों को मिला दिया तो अब इसके लिए ये रूल बोलेगा क्या होता। वो पहले वाला किसके लिए था? वोलेटाइल के लिए, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं हम किसी लिक्विड के अंदर। तो ये रूल किसके लिए लागू होगा बेटा? ये लागू होगा दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए। ये क्या कहता है इसमें? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। दोबारा सुन लीजिए, बी है, सपोज बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। जिसका भी किसी सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल लिक्विड के लिए बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। इसे आप डेफिनेशन कर दीजिएगा, इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर of the component is directly proportional to mole fraction of the component in the solution के कोई दिक्कत? ये डेफिनेशन दे दीजिएगा, ये दिखा दीजिएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? और करके PA इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे P नोट A XA। अब P नोट A क्या है बेटे? P नोट A होता है पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। जब A को अलग अलग है, मतलब एथेनॉल है, एथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है? तो ये हो गया PA। अब अगर आपने मिला दिया दो चीज, अब सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा वो ये कहलाएगा P नोट A, मतलब प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है, और PA क्या है? सॉल्यूशन में उसका वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो इसी तरीके से B का क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P नोट B XB। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है PB उसे रिप्रेजेंट कर रहा, P नोट B किसे कर रहा? प्योर स्टेट में, जब सॉल्यूशन में मिलाया नहीं है, प्योर स्टेट में। क्लियर? तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल सीखेंगे, कोई दिक्कत? अब ये नोट करिएगा, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी के भी दे रखे हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है मेरे बच्चों? 1 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? आज सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मेथनॉल एंड 23 ग्राम एथेनॉल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो कंपोनेंट है इनका पार्शियल वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है? P प्योर स्टेट में दिया है, यानी कि P बेस में दे रखा है CH3OH, यानी कि मेथनॉल का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है इन्होंने? 90 mmHg, और एथेनॉल का कितना दे रखा है? 51। ये सेपरेट दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले देखिएगा आपको फॉर्मूला यही लगेगा भाई। मेथनॉल का अगर आप लगा रहे हैं, मेथनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर CH3OH, तो क्या लगेगा? ये प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा और इसके मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और एथेनॉल का क्या होगा बेटे? PC2H5OH के लिए क्या करेंगे आप लोग? तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और इनटू एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। जब इन दोनों के निकल जाएंगे, PS क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन का? तो बेटे P मेथनॉल इज इक्वल टू मेथनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस एथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर, इन दोनों का हम सम करते हैं। तो पहले इन्हें निकालने के लिए हम क्या दे रखा है? ये तो दे ही रखा है। इसका कितना दे रखी है वैल्यू? इसकी
90 दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है इन्होंने 51। असल क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल चाहिए भाई, मेथेनॉल के मोल और एथेनॉल के मोल। मेथेनॉल के मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ किसके, मेथेनॉल का। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, मास अपॉन मोलर मास किसके लिए है, फॉर मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का मास कितना दे रखा है देखिएगा जरा इसमें, 32 ग्राम। और मोलर मास कितना आएगा इसका, देखिएगा ये भी कितना आ रहा है, लगभग 32 ही आ रहा है। 12 + 16 + 4, ठीक है ना, इतना ही आ रहा है। ये कितना आ गया 1। अब मोल ऑफ किसके मेरे बेटे, एथेनॉल के। तो एथेनॉल के मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। ये किसके लिए बात चल रही है, फॉर एथेनॉल। तो एथेनॉल का मास कितना दिया हुआ है इन्होंने, एथेनॉल दिया बेटे 23 ग्राम। दोनों को स्मॉल एन से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्रेजेंट या कैपिटल एन से ही रहने दीजिएगा। मास कितना है इसका 23 और मोलर मास कितना होता है इसका 46। ये कट के कितना आ गया 0.1। टोटल मोल कितना हो गया 1 + 0.5 आएगा, 0.5 यानी कि 1.5। अब आपको करना क्या है इसमें, बस आप वैल्यू पुट करेंगे भाई। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसका, इसका मेथेनॉल का, इसका प्योर स्टेट में कितना दे रखा है इन्होंने 51। पी नॉट दे रखा है इन्होंने, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। पी नॉट CH3OH कितना दिया है, सॉरी 90 दे रखा है mmHg। और पी नॉट एथेनॉल का दे रखा है इन्होंने CH3C2H5OH का, कितना दिया है इन्होंने इसका 51 mmHg। तो अब आप क्या करेंगे 90 × ठीक है ना, मेथेनॉल के मोल कितना है 1 और टोटल मोल कितना है 1.5, ठीक है, ये 0 660 आ गया mmHg, ठीक है। जो यूनिट इसी की होगी वही आंसर में यूनिट आएगी, इसकी तो यूनिट मोल फ्रैक्शन की कुछ नहीं होती क्योंकि मोल और मोल कट जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना एथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर C2H5OH का। तो एथेनॉल का कितना है 51 इंटू इसके मोल कितने हैं 0.5 अपॉन टोटल मोल 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कितना है 3, तो ये कितना आ गया 17 mmHg, ठीक है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फॉर इसके अकॉर्डिंग भाई, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है इसका 60 और इसका कितना है एथेनॉल का 17, तो ये कितना आ गया बेटा 77 mmHg। इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपको मोल फ्रैक्शन का ध्यान रखना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, मास अपॉन मोलर मास, जिसका मास दिया है पहले उनके मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर टोटल मोल आप निकाल लेते हैं। जब टोटल मोल निकल गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, इसके मोल अपॉन टोटल, इस तरह से देखिएगा इसको, ठीक है। कुछ दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करें। अब हमारा टॉपिक है बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, आ सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स रूल, जो राउल्ट्स रूल को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक खास बात और आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0, और डेल्टा V वॉल्यूम में कोई चेंज होगा उनमें नहीं होगा। ये बात समझने की है। अभी मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको ये करना आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर या 2 नंबर का आता है और वो सिर्फ उसी बंदे को करना आएगा जो इसको समझेगा। रट्टे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक ये भी आता है क्वेश्चन, हालांकि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई जो आइडियल सॉल्यूशन उन्हें कहेंगे जो राउल्ट्स रूल को फॉलो करते हैं, ओबे द राउल्ट्स रूल, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H = 0 एंड डेल्टा V = 0, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स रूल एंड डेल्टा H ≠ 0 एंड डेल्टा V ≠ 0। ये आप लोग दे सकते हैं, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन समझने की बात, डेल्टा H का क्या मतलब होता है, एंथैल्पी चेंज। बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां से हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, नेगेटिव, याद रखना। और
एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। एक तो बात ये किसके लिए मेरी बात बेटा? एक्सोथर्मिक के लिए, और ये किसके लिए बात है? एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा वी वॉल्यूम में क्या बदलाव आता है? बेटे अगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बनेंगे मतलब कि तो मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, यानी कि सिंक हो जाएगा। भाई पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, अगर उनके बीच में ट्रैक्शन फोर्स बन रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास हो जाएंगे, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा उनके लिए? निगेटिव। अगर बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड टूट रहे हैं, भाई पहले पास पास थे, अब बॉन्ड टूट गए वो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो दूर दूर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम को ध्यान से समझिए। अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा, और बॉन्ड टूट रहे हैं तो फैलेगा, यानी कि लिक्विड वेपर्स में बदल रहा है बॉन्ड टूट टूट करके, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, ये वाली बात आप नोट करना, नोट। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में डेफिनेशन में लिख देंगे, सॉल्यूशन विच ओबे द राउट रूल। ठीक है ना, इसको आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बेंजीन एंड टॉल्यूइन का मिक्सचर, C6H6 ये भी वोलेटाइल लिक्विड, और C6H5 CH3 ये भी वोलेटाइल। नंबर 2 आप दे सकते हैं इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, ये भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करते हैं लगभग। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन के और भी बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल थे। एन हेप्टेन C6H14 प्लस एन हेप्टेन 7H16। ठीक है ना, ये और ये भी एग्जांपल है। ये 2-3 एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, ये किसके हैं? आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक हम ग्राफ बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना, राउल्स रूल के अकॉर्डिंग। भाई मोल फ्रैक्शन जो है B का, यहां पे क्या है? 0, सॉरी यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? B का मतलब 0, तो इधर को क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और A का मोल फ्रैक्शन, इसे ऊपर लिख लो, इसे नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कितना है? यहाँ 0, और इधर को क्या हो रहा है? X से कितना हो गया? 1, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है, क्योंकि 2 का सम कितना होता है? 1। अब XB कितना है? 0 से 1 हो रहा है, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में हम लोग ये ग्राफ खींच रहे हैं, जिसे P बोलते हैं आप लोग, PA या PB। तो B के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप समझ रहे हो तो PB इज इक्वल टू P नोट B और XB, यानी कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर, किसी का भी हो सकता है ये। ठीक है ना, P से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अरे ठीक है ना, आप आराम से समझिएगा। भाई B का 0 होता है, इधर को बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह। ऐसे ही A का यहाँ कितना है? 0, इधर 1 हो रहा है मैक्सिमम, तो इधर क्या होगा इसका? ठीक है ना, ये ग्राफ बनेगा इस तरह से। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे। तो यानी कि अगर आप चाहें तो PA इज इक्वल टू P नोट A और X है, कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का सम कितना होगा मेरे बच्चों? PS, वो किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के लिए। ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए ग्राफ बनाया मैंने? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, 2 सॉल्यूशन है, उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राउल्स के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अधिकतर जो सॉल्यूशन है बेटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्स रूल को फॉलो नहीं करते। तो आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हेडिंग डालेंगे नोटबुक में, क्या लिखेंगे जी? सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे द राउल्स रूल। ठीक है, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरे पास एग्जांपल है, एथेनॉल है, वाटर का है मिक्सचर, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है, ये सारे क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और भी मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो वाली बात नोट कर ली, ये भी ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरी बात नॉन आइडियल के लिए, अब आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0। आइडियल के लिए 0 हो सकती है, नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा V इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी बात जरा ध्यान से सुनना। डेल्टा H जो होता है आइडियल के, यानी कि 2 सॉल्यूशन मिला है, आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है? ना तो कोई फोर्स नहीं बन, ना तो कोई
नए बॉन्ड बन रहे हैं और ना ही कोई बॉन्ड टूट रहे हैं। एक बात याद रखना, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव निकल रही है, एंड एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होगी। और जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी वहां पे? डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी वहां पे? पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात, अब ऐसे वॉल्यूम में जब बॉन्ड बनेंगे तो वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव, घट गया। और जब बॉन्ड टूटेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये वाली बात ध्यान रखना है। ये जो मैंने बोला है इसको बार बार रिपीट करके ध्यान से सुनना मैं क्या बोला हूँ। तो बेटे हकीकत ये है, जब भी हम कोई दो लिक्विड मिलाते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, या उनके बीच में बॉन्ड टूटते हैं। तो जब बॉन्ड बनेंगे टूटेंगे तो हीट का, ठीक है ना, टेम्परेचर में बदलाव जरूर आएगा। आपको फॉर एग्जांपल में एक बात करूँ, कभी आपने देखा हो फेविक्विक लगाना उन के बीच में और उसको पकड़ के देखना और देखना वहाँ पे गर्म हो जाएगा। वो हीट कहाँ से आएगा? गर्म जो हो जाएगा वो इसलिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बने हैं आपकी स्किन से, जो प्रोटीन है हमारी स्किन की प्रोटीन, और उसमें फेविक्विक से बॉन्ड बना है। ठीक है। जो बॉन्ड बना तो इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? रिलीज होगी। तो आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बॉन्ड बनते हैं तो वहीं पर ही हीट रिलीज होती है, और जहाँ बॉन्ड टूटेंगे, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए ऐसे भी तोड़ो तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो जहाँ बॉन्ड टूटेंगे वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन। समझ लीजिएगा क्या है भाई। मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ पॉजिटिव डेविएशन का। मेरे पास साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल का मिक्सचर है, मैं इसे रब कर देता हूँ। साइक्लोहेक्सेन ये होता है, आप जानते हैं, और एथेनॉल होता है C2H5OH। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, वीक होता है, जिसे लंदन फोर्स कहते हैं हम लोग, बहुत कमजोर फोर्स होता है इसके बीच। और एथेनॉल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। तो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? इनके बीच में, एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, H बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में होता है। और भी होता है, और भी एक दो मॉलिक्यूल के बीच में दिखा देता हूँ मैं। मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड बना लेता है, अट्रैक्टिव, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। डॉट डॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, देखिएगा उसे अट्रैक्टिव फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हम कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जाने नहीं देता मॉलिक्यूल को। इसमें ये फोर्स नहीं है। तो मेरे बच्चे इसमें तो फोर्स है नहीं, इसका तो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर देखिएगा, ध्यान सुनना। सपोज मान लीजिए इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है साइक्लोहेक्सेन का है 70, सपोज एथेनॉल का कितना है? एथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? 30 मान लीजिएगा। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 30 प्लस 70, लेकिन ये होता है 100 से ज़्यादा सॉल्यूशन का। अगर हम अलग अलग देख रहे हैं तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर 30 है, एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ, मान लीजिएगा, और इसका कितना है? 70। लेकिन जब हम इन दोनों का हमने टोटल करा तो वो 100 ना होकर के कितना आ गया? 110 आ गया। ये कैसा है? दोबारा से देखिएगा, 30 70 होना चाहिए था ना, आ कितना रहा है? 110, 100 की बजाय। तो 10 अलावा हुआ, तो क्यों हुआ? तो बेटे जब आपने साइक्लोहेक्सेन और इसमें मिलाया तो इसने क्या करा? इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। किसके? एथेनॉल में जो बन रहे थे, इसमें तो बन ही नहीं रहे थे। साइक्लोहेक्सेन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहे, लेकिन एथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे उन्हें तोड़ दिए। तो अब जब वे टूट गए तो उनके मॉलिक्यूल भी दूर दूर हो गए, तो उनका भी वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो नेट क्या हो गया? दोनों का मिला करके वो बढ़ गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं। समझ में आई बात? जब इन्हें मिलाए तो इसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि
इसका भी पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया और इसका भी बढ़ गया। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे। इस कर्व का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। होना तो ये चाहिए था लेकिन ये बढ़ गया। होना तो कितना चाहिए था? 100, लेकिन बढ़ के कितना है? 110। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। ये बनाएंगे आप पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? सीधी सी बात ये लिख दीजिएगा भाई, ethanol molecules are associated through hydrogen bond where cyclohexane added in ethanol, cyclohexane break the hydrogen bond of ethanol, therefore the vapor pressure of the solution is higher than expected। ठीक है, उससे ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, इसमें बॉन्ड टूटे हैं, जब बॉन्ड टूटते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसी तरह दूसरी मैं बात करूं, ये तो पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है, इसे मैं हटा देता हूं पॉजिटिव वाले को। अब हम जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेटे एसीटोन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। एसीटोन CO, ये है CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं सर। और क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, CHCl3 होता है। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते ना इसमें ना इसमें। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? 80। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है मेरे बच्चों? 120 मान लीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो कितना आता है? 200 ना आकर के 180 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग अगर मैं देखता हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर एसीटोन का तो 80 है और क्लोरोफॉर्म का कितना है? 120 है। जैसे ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मिला दिया तो अब नेट वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 + 120, 200 होना चाहिए, लेकिन 200 नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट, कितना है? 180। अब आपका ही क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड बने हैं। जब नए बॉन्ड बनते हैं तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे क्या आता है? लेस देना आता है। समझ गए? और जब बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड टूटने से तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, कैसे बनेंगे मेरे बच्चों? CHCl3, इस हाइड्रोजन और इस O के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स बन जाता है, इसे जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई बात? क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गए, तो नए बॉन्ड बन गए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसका भी घट गया, इसका भी, और नेट भी घट गया। इसे बोलेंगे हम निगेटिव डेविएशन। इसे चाहे जैसे लिख दीजिए, आपकी मर्जी। समझ के इसे लॉन्ग करके लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, मगर समझ में आना चाहिए। एक बात बताइएगा, जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह से। डेल्टा और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? जो बॉन्ड बने हैं तो वॉल्यूम घट गया तो ये भी समझ में आई बात? दोनों चीज या तो पॉजिटिव आएंगी पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव डेविएशन के लिए दोनों चीजें निगेटिव आएंगी। डेल्टा यूटी, डेल्टा वीवी, डेल्टा एच। मगर रट्टा नहीं, आप लोग समझ के लिखिए। एजियोट्रोपिक मिक्सचर मेरे बेटे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहेंगे बेटे? उस मिक्सचर को कहेंगे हम जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए मिक्सचर का, जबकि उसमें दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एक का ज़्यादा होगा, लेकिन उस मिक्सचर को बोलेंगे, तब बोलेंगे उसको हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर जब उनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए, यानी कि और वो जो है डिस्टिल हो जाए एक ही टेम्परेचर पे विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे भैया? हम कहेंगे लिक्विड मिक्सचर विच हैव डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट एंड विच distill without change in its composition are called azeotropic mixture। मेरे पास एग्जांपल है बेटे, 95% एथेनॉल, 95% एथेनॉल बाय मास। इसमें एथेनॉल कितना है?
C2H5OH है मेरे बच्चों इसमें 95 ग्राम, और वाटर कितना है इसके अंदर मेरे बच्चों 5 ग्राम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे एज़ोटोपिक मिक्सचर 95 वाला। ठीक है, यानी कि 50% वाला नहीं, जब इतना कंपोजिशन होना चाहिए 95 ग्राम तो उसमें एथेनॉल होना चाहिए और 5 ग्राम उसके अंदर वाटर होना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर बना है इसे बोलेंगे हम एज़ोटोप। ठीक है, एज़ोटोपिक मिक्सचर। बेटे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका होता है 351.3 केल्विन, और इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होता है इन दोनों का। ठीक है, लेकिन जब ये मिक्सचर हो जाता है, दोनों को मिला देते हैं इन्हें, ठीक है ना, इन्हें मिला देते हैं, इनका अलग अलग इतना होता है। अगर प्योर एथेनॉल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 351.1 केल्विन। इसका क्या मतलब है, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। समझिए, दोनों कंपोनेंट से ही कम हो गया, इतने पे ये मिक्सचर डिस्टिल होगा। समझ में आई बात? तो ऐसे इसे क्या बोलेंगे हम एज़ोटोपिक मिक्सचर। ठीक, ऐसे ही दो लिक्विड मिलेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों से ज़्यादा भी हो सकता है। भाई जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मैं ले सकता हूँ बेटे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये 373, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 188। तो बेटे इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 383 केल्विन हो जाता है। एक दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मेरे पास ठीक है वाटर और HCl का मिक्सचर है, बेटे HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 188 केल्विन, और वाटर का कितना होता है मेरे बच्चों आपको पता ही 373 केल्विन। इसका कितना हो गया 188 केल्विन, और इसका कितना हो गया 373 केल्विन। लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं, हम सॉल्यूशन बना देते हैं, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 383 केल्विन, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट से ज्यादा। समझ में आई बात? इसमें क्या हो गया कम और इसमें क्या हो गया ज्यादा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इस जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसी के आधार पे हम इसे बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्या होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर पे उबल जाता है, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स होगा, एक तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक, और इनका वेपर प्रेशर क्या होगा हाई होगा, हाईएस्ट होगा, क्योंकि कम पर ही ज्यादा वेपर्स देंगे। क्लियर? दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ये जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे उबलेगा, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसके जो कंपोनेंट्स है उनसे ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में फोर्स बने हुए, बॉन्ड बने होंगे, जब भी तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा तोड़ने के लिए। तो ये क्या दिखाएंगे मेरे बच्चों, निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, ये निगेटिव कर्व दिखाएंगे, डेविएशन वाला कर्व दिखाएंगे, और इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा लोअर होगा देन। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें लगभग ये चैप्टर में